जादुई आम का घर। सोनपुर गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी बेटी प्रीति के साथ गांव में अकेला रहता था। प्रीति जब 2 साल की थी तब उसकी मां की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। गांव के सभी लोग रघु से दूसरी शादी करने के लिए कहने लगे। अरे रघु बेटा, बहुत दुख हुआ तुम्हारी बीवी की मौत का सुनकर, लेकिन बेटा तुम्हारे आगे तो जिंदगी पड़ी है और तुम्हारी बेटी भी तो अभी छोटी है। बेटा तुम दूसरी शादी कर लो। अरे नहीं काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अकेले अपनी बेटी को पाल लूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रघु अपनी बेटी को अकेले ही पालने लगा। देखते ही देखते काफ़ी साल बीत गए। प्रीति अब 10 साल की हो गई थी। गांव के लोगों की देखा देखी प्रीति भी अब अपने पिता से दूसरी शादी करने की जिद करने लगी। अपनी बेटी की जिद के आगे रघु की एक ना चली। रघु ने सुनीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। देखने में तो सुनीता बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही लालची और गुस्सैल थी। वो रघु के पीठ पीछे प्रीति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती और उसे पढ़ने भी नहीं देती थी। अरे अरे अरे, फिर से काम धंधा छोड़कर पढ़ने बैठ गई तू। चल छोड़ इसे और चलकर खाना बना। हाँ, ऐसा कई सालों तक चलता रहा। प्रीति ने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। वो अपने पिता के आगे हमेशा खुश रहती थी, लेकिन वो अपने दिल की बात अपनी एक सहेली मीना को बताया करती थी। वो मीना से बाजार में किसी न किसी बहाने से जाकर मिला करती थी। मीना भी प्रीति का खूब ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन जब बाजार में प्रीति सब्जी लेने गई और वो मीना से बात कर रही थी, तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि प्रीति उसकी बुराई मीना से कर रही है। सुनीता ने प्रीति को खूब डांटा और उसे मारकर घर ले आई, लेकिन प्रीति ने मीना से मिलना नहीं छोड़ा। एक दिन जब प्रीति बाजार गई तो उसे पता चला कि मीना की तबीयत बहुत खराब है। वो बड़े दुखी मन से घर वापस आई, लेकिन घर आते ही उसे एक और बुरी खबर मिली। उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। ये सुनकर प्रीति को बहुत दुख हुआ। वो रोते रोते गांव के मंदिर में गई और भगवान के आगे फरियाद करने लगी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे माता पिता तो आपने पहले ही छीन लिए और मेरी सबसे अच्छी दोस्त वो इतनी बीमार है। कुछ करो प्रभु। तभी न जाने कहीं से अचानक प्रीति के हाथ में एक आम आके गिरा। प्रीति ने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर खा लिया और उसका बीज जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब प्रीति उठी तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। वो बीज देखते ही देखते एक बहुत बड़े आम के पेड़ में बदल चुका था। प्रीति उस आम के पेड़ पर चढ़ने लगी और वो ऊपर ही चढ़ती गई। देखते ही देखते वो बादलों के बीच कहीं गुम हो गई। बादलों के बीच पहुंचकर प्रीति हैरान हो गई। वहां पर एक आम का घर बना हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारी सोने, चांदी और जेवरात पड़े हुए थे। तभी वहां पर एक दैवीय भविष्यवाणी होती है। बेटा, ये सब आपके लिए है, जितना चाहो उतना ले जाओ। प्रीति वहां से सोना चांदी ले जाकर बेचकर अपनी दोस्त मीना का इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में उसकी दोस्त मीना ठीक हो जाती है और प्रीति को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। और सुनीता को सभी गांव वाले प्रीति के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण घर से निकाल देते हैं। अब प्रीति अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है और अपनी दोस्त मीना को भी अपने साथ ही बुलाकर रख लेती है। 2 चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास 2 सोने की बकरियां थी। असल में वो सोने की नहीं थी, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं है, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है
और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी चमड़ी खराब हो रही है। ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो, हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा। चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है? ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियाँ बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया, आज कुछ भी हो जाए इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं। जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे, दोनों बकरियां कहाँ गई? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थीं, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे, ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं। ऊंझार करके एक गांव में कृष्णा करके एक किसान रहता था। उसका 1 एकड़ का जमीन था। उसके जमीन के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ थी। वहां पर कृष्णा ने एक देवी माँ का मूर्ति लगाकर हर रोज पूजा करता था। कृष्णा का एक ही डर था, मुकेश। मुकेश एक बड़ा सेठ था और उसको कई व्यापार और धंधे थे। मुकेश की नजर हर वक्त कृष्णा के जमीन पे ही था। उसे वह किसी भी तरह पाना चाहता था। अरे कृष्णा, कितने साल अपने 1 एकड़ की जमीन के लिए लड़ोगे? ये जमीन मुझे दे दो। अगर ऐसा हुआ तो इस इलाके में सबसे बड़ा जमींदार मैं ही बनूंगा। सेठ जी, आप सबसे बड़े जमींदार होने के लिए मैं अपना जमीन क्यों बेचूं? ये ठीक नहीं है। मुझसे जबरदस्ती न करो। मुझे ये खेती के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन आपको कई धंधे हैं ना। अच्छा, ऐसा क्या? तो देखते रहना। अब से मैं इस खेत के लिए नहीं पूछूंगा, तू ही तुम्हारा खेत मुझे सौंप देगा। ऐसा करूंगा। हाँ। ऐसा धमकी देके मुकेश वहां से चला जाता है। अगले ही दिन से अपने पैसों का घमंड दिखाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी लाइन मैन को कुछ पैसे देकर कृष्णा के खेत में बिजली कटवा देता है। इसके कारण कृष्णा के खेत में मोटर चलना बंद हो गया और पानी नहीं आया। ये देखकर कृष्णा डीजल से पंप चलाने के लिए सोचकर पेट्रोल पंप चला जाता है। अरे भैया, 10 लीटर डीजल देना। अरे कृष्णा भाई, तुम कब सुधरोगे? बड़े बड़े लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो लेकर ही रहेंगे। फिलहाल तो मैं डीजल तो नहीं दे सकता। मेरे और सेठ जी के कुछ लेन देन है, माफ करना भाई। ये देखकर सेठ हंसने लगा। क्यों रे कृष्णा, अब क्या करेगा पंप चलाने के लिए? निराश होकर कृष्णा वहां से चला जाता है। वह किसी भी तरह पानी का पंप चलाने के लिए सोचता है। ऐसा वह एक गैस सिलेंडर से अपना पंप चलाकर पानी खेत में लगाने के लिए सोचता है। अगले ही दिन एक गैस सिलेंडर लाकर अपने पंप को लगा देता है। एक बार
वह उसके खेत में देवी माँ के पास गया और नमस्कार किया। माँ, कुछ जादू कर दे, मुझे किसी भी तरह इस पंप को चलाना है। जैसे ही वह सिलेंडर को ऑन करके पंप चलाया, उसमें से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। ये देखकर कृष्णा दंग रह जाता है। आसपास के लोग भी वहां पर आया और पैसों को देखते ही रह गए। ये बात जानकर मुकेश सेठ भी वहां पर आया। पैसों का ढेर देखकर लालच से जलने लगा। कृष्णा उन पैसों से आसपास के जमीन खरीदकर एक बड़ा सेठ बन गया। एक ही दिन में किसान कृष्णा सेठ बन जाता है। सभी लोग उसे इज्जत भी देने लगे। इस तरह जादुई गैस सिलेंडर मोटर पंप के सहायता से कृष्णा करोड़पति बन गया।